हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट 28 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग जो गैसियस लॉ था, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसैक का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राहम का नियम, तो इन सब से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा यानी पार्ट 27 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग पहले उसको देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निश्चित ताप पर, यानी कि ताप जो है, ताप वो निश्चित है। तो निश्चित ताप पर जो गैस जो दिए हुए द्रव्यमान का जो दाब है, यानी कि P जो है, P वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है। तो मैंने आपको कल बताया था कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है K/V, ठीक है। ये कल का वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि P भी बराबर K क्या है, K एक कांस्टेंट है। और यहाँ से आपको P1 V1 बराबर P2 V2 आता था। क्या आता था? P1 V1 बराबर P2 V2। तो ये जो नियम है वो बॉयल का नियम है, ठीक है। यानी कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दाब जो है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2, तो ये नियम जो है बॉयल का नियम है। आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। यह कौन सा नियम है? देखिए सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि दिए हुए ताप पर गैस की, यानी कि ताप क्या है, ताप है कांस्टेंट, ताप अचर ताप है। तो निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान ये प्रेशर जो है वो नियत रहता है। यह किसका नियम है? यह नियम जो है बॉयल का नियम है। यानी जैसे ही आपको निश्चित ताप मिल जाए, यानी कि ताप जो है सो कांस्टेंट मिल जाए, तो समझ जाइए यह जो है सो बॉयल का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा। देखिए ताप स्थिर है, ताप स्थिर यानी कि बॉयल का नियम है। और बॉयल के नियम में आपको पता है कि जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। तो देखिए कहाँ आयतन कम करने पर, यहाँ पर आयतन कम कर रहे हैं, आयतन कम करेंगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर B नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दाब को स्थिर किया गया है। अभी हम लोगों ने ताप स्थिर पढ़ा था तो वो था बॉयल का नियम। अब दाब स्थिर हो रहा है तो ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। गैस का आयतन जो है, गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, V समानुपाती T। यानी कि अगर हम लोग V/T करेंगे ये कांस्टेंट हो जाएगा, V/T बराबर कांस्टेंट, यानी V1/T1 बराबर V2/T2। यही जो है चार्ल्स का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि समान दाब और ताप पर, यानी ताप और दाब दोनों को समान रखते हुए गैस के समान आयतनों में, यानी कि किसी गैस का आयतन अगर समान है तो अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यह किसका नियम है? तो यह दोस्तों, यह जो नियम है वो नियम है एवोगाद्रो साइंटिस्ट थे, उनका नियम है ये। उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी गैस के दाब
और ताप को समान रखा जाए तो उस गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। ये अवोगाद्रो का नियम है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए स्थिर ताप पर, देखिए ताप क्या है, ताप है स्थिर। जैसे ताप स्थिर आपको मिल जाए समझ जाइए ये जो है बॉयल का नियम है। किसका नियम है, बॉयल का नियम है। यानी कि यहाँ पर बॉयल का नियम क्या है, P1 V1 बराबर P2 V2, यही है बॉयल का नियम। समझ गए। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन बनेगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब को तिगुना कर रहे हैं, दाब को क्या कर रहे हैं, तिगुना कर रहे हैं। यानी कि पहले दाब था अगर P और आयतन था V, अब दाब क्या हो गया 3P। ठीक है, अब दाब क्या हो गया 3P हो गया और उसका आयतन क्या होगा। देखिए जो पहले था PV वही बाद वाला PV होना चाहिए। तो अगर इसको दाब को 3 गुना किए हैं तो आयतन को 1/3 गुना करना पड़ेगा, V/3 करना पड़ेगा, 3 कट के फिर बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर दाब 3 गुना हो रहा है तो आयतन 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका A नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, NTP पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा। अब देखिए NTP क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कल की नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब। तो सामान्य ताप और दाब पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा। देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार होता है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन 32, 12 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार होता है 44। यानी अगर 44 ग्राम में पूछेगा तो 22/4 होगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी गैस का NTP पर जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो अगर उसका NTP पर आयतन पूछे तो उसका जो आयतन हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। तो इसका अनुभार कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, तो 44 ग्राम कार्बन के लिए 22.4 लीटर होगा। यहाँ पर 22 ग्राम पूछ रहा है तो 22.4 का आधा हो जाएगा यानी 11.2 लीटर। यहाँ पर आपको आंसर ये गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग सही करके 11.2 लीटर कर लेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। गैसों का विसरण के ग्राहम साहब ने दिया था। गैसों का जो विसरण नियम है, यानी कि कोई गैस जो है कितना जल्दी फैलेगा या कितना धीरे फैलेगा, यानी गैस का जो गति है, फैलने की गति है, उसका जो नियम दिया था वो दिया था साइंटिस्ट ग्राहम ने। तो आपका आंसर D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बता रखा है, आप जरूर वीडियो को देखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गैस की विसरण की दर। देखिए मैंने आपको बताया था, मान लीजिए विसरण की दर एक गैस का R1 है, दूसरे गैस का R2 है, तो ये जो है विसरण की दर ये क्या होता है √D2/D1। क्या होता है √D2/D1। ये मैंने आपको विसरण की दर का फॉर्मूला बताया था। या R1 ये तो हो गया घनत्व के फॉर्म में, अगर हम अनुभार के फॉर्म में निकालेंगे ये भी हो जाएगा M2/M1। समझ में आया आपको। अगर आपको घनत्व दिया हुआ है, तो अगर एक गैस का विसरण का दर का अनुपात दूसरे गैस के अनुपात से निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है। R1 ऊपर है तो D1 नीचे, R2 नीचे है तो D2 ऊपर हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर अनुभार का देखें तो ये भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक गैस के विसरण की दर अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उलट जाता है। ठीक, आपका D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम क्या है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो विसरण का जो नियम दिया था वो नियम कौन दिया था, ग्राहम साहब ने दिया था। यह ग्राहम का नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा संबंध है। मैंने आपको भी क्या बताया कि R1/R2 बराबर क्या होता है √D2/D1। यही वाला जो फॉर्मूला जो भी है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बराबर होगा, माइनस नहीं, ये बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वायु से हल्की गैस कौन सी है, आपको याद करना है कि वायु से हल्की गैस अमोनिया है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो वास्तविक गैस जो है तो निम्न दाब उच्च ताप पर जो है आदर्श गैस का व्यवहार करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है, ये इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है विसरण यानी कि डिफ्यूजन है। ठीक है, यानी कि वह कितना जल्दी जल्दी फैल रहा है कमरे में, तो वही विसरण का, उसी को बोलते हैं विसरण का नियम। ठीक है, चलिए जिसको ग्राहम साहब ने दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने स्वभाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं गैसों का विसरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उनका अनुभार कितना होगा। देखिए अनुभार और वाष्प गैस में वाष्प घनत्व क्या फॉर्मूला होता है, अनुभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। ये आप याद रखिएगा, अनुभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। ठीक है, अगर आपको इसमें कह रहा है कि वाष्प घनत्व 14 है, अनुभार कितना होगा, तो 2 गुना 14 बराबर 28। ठीक है, तो आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, 2 गुना होता है। मैंने भी बताया आपको कि अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। ठीक है, यानी वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है उसका अनुभार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गैसों के विसरण का नियम का प्रयोग किसके लिए होता है। गैसों का जो विसरण का नियम है, यानी कि जो भी विसरण का नियम है, जो विसरण का गुण होता है गैसों में, उस गुण का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कौन से काम के लिए। देखिए उसको हम लोग समस्थानिकों को अलग करने के लिए भी उपयोग करते हैं, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण के लिए भी करते हैं, गैस के मिश्रण को अलग करने के लिए भी हम लोग इस नियम का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 19 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है। अब देखिए हवा, मान लीजिए कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण की दर और ये है आर हवा की विसरण की दर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अनुभार का उल्टा होता है, यानी कि अगर हम हवा का अनुभार, हवा और बट्टा में ये हो जाएगा नीचे अनुभार किसका, CO2 का, ये आपको ये फॉर्मूला आएगा अगर हम दोनों का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, यानी कि इस हवा का जो इसका जो है ये ज्यादा है और इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यानी कि जिसका कम है उसका अनुभार ज्यादा होगा और जिसका विसरण की गति ज्यादा है उसका अनुभार कम होगा, क्योंकि देखिए अनुभार उल्टा है इधर। ठीक है, इधर जो ऊपर में है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि उल्टा हो रहा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण की गति जो है हवा कम है और हवा का क्या है, ज्यादा है, तो अनुभार कितना हो जाएगा, अनुभार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम है विसरण गति, अनुभार ज्यादा हो जाएगा, इसका अनुभार कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, यह हवा से भारी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अनुभार ज्यादा है तो हवा से भारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक, यहाँ पर प्रतिसत्ता नहीं होगा, प्रतिक्रिया होगा। ये ठीक है, सही कर लीजिएगा। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो, क्योंकि अगर रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा तो दोनों गैस एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन करके कोई तीसरा गैस बना लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रासायनिक प्रतिक्रिया इसमें संभव ही नहीं हो, रासायनिक प्रतिक्रिया होना ही नहीं चाहिए, तो ही यहाँ पर गैसों का विसरण हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आपको हर एक एग्जाम में काफी यूजफुल होगा। खास करके अभी 67वीं बीपीएससी का फॉर्म आ गया है, उसमें 20 क्वेश्चन साइंस से रहता है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसको पढ़ने के बाद। और अभी ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन केवल साइंस से आने वाला है, तो वो भी आपको उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।